नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कैसे एक हर्बल टॉनिक बेचने वाली कंपनी बनती है दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनी। दोस्तों, साल 1982 जर्मनी की एक टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनी ब्लेंडिक्स के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने काम के सिलसिले से जर्मनी से थाईलैंड जा रहे थे। जब वो 14 घंटों का सफर करने के बाद थाईलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उन्हें जेट लैग के कारण बहुत तेज सरदर्द और बदन दर्द होने लगता है। अब इस सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर ही एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पी लेते हैं और कुछ ही मिनट बाद वो ये रियलाइज करते हैं कि उन्हें होने वाला सर दर्द जैसे कि गायब सा हो गया हो। अब उन्हें ये क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे कोई एक कोल्ड ड्रिंक शारीरिक और मानसिक थकान को इतने जल्दी दूर कर सकती है। इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो इस कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी मार्केट प्लेस और इस कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं और बाकी कई नेसेसरी फैक्टर्स चेक करने के बाद उन्हें ये समझ आता है कि थाईलैंड के कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक ही नाम का डोमिनेंस है और ये है क्रेटिंग डेंज। दोस्तों, ये वही कोल्ड ड्रिंक है जो आने वाले समय में रेड बुल के नाम से जानी जाएगी। अब इस कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। 1950 में थाईलैंड के नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ पेचेट में रहने वाले एक इमिग्रेंट चाइनीज गरीब परिवार जो बतखों को पालकर और फलों की खेती कर कर अपना गुजारा करता है। इसी घर के छोटे बेटे चेलु योविद्या अपने घर की, अपने परिवार की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई के साथ बैंकॉक को शिफ्ट हो जाते हैं। वो वहां जाने के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एंटीबायोटिक सेल्समैन की तौर पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ साल मेहनत से काम करने के बाद 1960s में वो खुद का एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसका नाम है टीसी फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों, उसी दौरान जापान में कुछ हर्बल मेडिसिन का यूज करके एनर्जी टॉनिक्स बनाए जा रहे थे जो लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे थे। चेलो लगभग 10 से 15 साल अपने बिजनेस में काम करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो भी अपना खुद का एक एनर्जी टॉनिक तैयार करेंगे। जब वो एनर्जी टॉनिक के मार्केट को एनालाइज करते हैं, उन्हें ये समझ आता है कि ये सारी की सारी ड्रिंक्स सिर्फ और सिर्फ अमीर कस्टमर्स को टारगेट करती है और बहुत ही महंगे दामों में बेची जाती है। क्योंकि चिलियो खुद एक गरीब घर से आए हैं, उन्हें ये पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत ब्लू कॉलर वर्कर्स को होती है। अब ये ब्लू कॉलर वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे इंडस्ट्रीज में मजदूरी करते हैं। चेलो अपने ड्रिंक की प्राइसिंग इस तरह से सेट करते हैं कि हर कोई व्यक्ति इस ड्रिंक को अफोर्ड कर सके, खास करके ब्लू कॉलर वर्कर्स। चेलो मार्केट में अवेलेबल सारे ड्रिंक्स का फॉर्मूला एनालाइज करते हैं और अपना खुद का एक सिमिलर ब्रांड तैयार करते हैं जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स में कैफीन, टॉरिन, विटामिन बी और इत्यादि पदार्थ है जो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मार्केट में अवेलेबल ड्रिंक्स से अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए चेलो ड्रिंक में बड़ी मात्रा में चीनी और वैरायटी के फ्लेवर्स को ऐड करते हैं। अब क्योंकि ये ड्रिंक लोगों को पावर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है, चेलो चाहते थे इनका ब्रांड नेम भी पावर और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे। इसी सोच के साथ चेलो अपने ड्रिंक को 1976 में क्रेटिंग डेंग के नाम से लॉन्च करते हैं। यहाँ पर थाई भाषा में क्रेटिंग डेंग का मतलब होता है रेड गोर, जहाँ पर गोर एक पानी में रहने वाला भैंसा है जो मेजरली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जिसे इंडियन बिसॉन से भी जाना जाता है। लेकिन क्रेटिंग डेंग को रातों रात सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि इस समय जापान और कोरिया के कोल्ड ड्रिंक्स का दबदबा अभी भी मौजूद है। कंपनी के शुरुआती दिनों में चेलो ने अपनी ड्रिंक को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर्स में फ्री में बांटना शुरू किया। इसी तरह से धीरे धीरे लोगों में क्रेटिंग डेंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होना शुरू हो गई। कुछ सालों तक क्रेटिंग डेंग वर्ड ऑफ माउथ से ही बिक रहा था और इन्हीं इनिशियल सेल्स के बाद चेलो थाईलैंड के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स मायो थाई जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्रेटिंग डेंग की लोगों में और भी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ जाती है। इसी तरह साल 1980s तक क्रेटिंग डेंग पूरे थाईलैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पा लेता है।
और चेलो योविद्या थाईलैंड की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में से एक बन जाते हैं। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक नौजवान व्यक्ति उनको मिलने उनकी कैबिन में आ जाता है। वो व्यक्ति ऐसा ही एक सिमिलर ब्रांड यूरोप के मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। डेट्रिच को यूरोप के मार्केट में क्रेटिंग गेम के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है और 1984 में डेट्रिच चेलो के साथ पार्टनरशिप करके इस अपॉर्चुनिटी को हकीकत में बदल देते हैं। इस पार्टनरशिप में 49% चेलो और 49% डेट्रिच ले लेते हैं और बचे हुए 2% चेलो के बेटे चिल्ड्रन को दिए जाते हैं। अब इस न्यू ब्रांड को यूरोप के मार्केट में लॉन्च करने के लिए डेट्रिच अपनी तरफ से $50,000 इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ चेलो अपनी तरफ से $50,000 इन्वेस्ट करता है। ये डील फाइनलाइज होने के बाद डेट्रिच क्रेटिंग गेंज की टेस्ट और फ्लेवर को यूरोपियन मार्केट के अनुसार मॉडिफाई करते हैं और साल 1987 में ऑस्ट्रिया के सलबर्गर शहर में ये ब्रांड लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम और लोगो ओरिजिनल ब्रांड से इंस्पायर होकर रखा जाता है, जो है रेड बुल।